आधुनिक समय में किसी देश की सैन्य क्षमताएं कितनी हैं, इस बात का निर्धारण इससे भी होता है कि उस देश की वायुसेना की शक्ति कितनी है। और वायुसेना की शक्ति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका फाइटर जेट्स की भी होती है। फाइटर जेट्स की क्षमताएं, उनकी मारक क्षमता समय के साथ लगातार बढ़ती गई है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि अलग-अलग पीढ़ियों में फाइटर जेट्स की लड़ाकू विमानों की क्षमताएं किस प्रकार से बढ़ी है, टेक्नोलॉजी ने उसमें किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया है। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि फाइटर जेट्स की पहली पीढ़ी को कब माना जाता है, इसका समय क्या है और उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो 1940 से 1950 का जो समय है, या आप कह सकते हैं कि 1940 का जो दशक है, उसको प्रारंभिक जेट युग के रूप में परिभाषित किया जाता है सामान्यतः। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो विमान है, जो लड़ाकू विमानों के रूप में जिनका इस्तेमाल होता था, उनमें हमें प्रोपेलर से जेट इंजन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। जब हम प्रोपेलर की बात करते हैं, तो प्रोपेलर पंखेनुमा संरचना होती है और ये घूमता है और घूमने के माध्यम से जो हवा है, उसको पीछे की तरफ फेंकता है और इससे इसे आगे बढ़ने की क्षमता हासिल होती है। इसी यही कारण है कि इसकी जो गति है, वो बहुत सीमित होती थी, बहुत ज़्यादा तेज़ गति इसकी नहीं होती थी। इसलिए जब जेट इंजन के रूप में इसका विकास हुआ, यानी जेट इंजन का जब विकास हुआ, तो जेट इंजन ने क्या किया कि हवा का ही आप वायु को दहन के रूप में, कंबशन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया और इससे उसकी क्षमता आगे बढ़ने की, तेज गति हासिल करने की लगातार बढ़ती चली गई। यानी पहली पीढ़ी में, यानी 1940 के दशक में ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला। इस समय किसी प्रकार का रडार सिस्टम नहीं होता था, यानी कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या जा रहा है, उसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल होता था कि अगर दुश्मन देश पर किसी प्रकार का हमला करना है, तो पकड़ में आना बेहद मुश्किल होता था, बल्कि न के बराबर संभावना थी क्योंकि किसी प्रकार का रडार सिस्टम नहीं था। आज तो हम रडार सिस्टम में रेडियो तरंगों का प्रयोग करके किसी ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेते हैं और पहले ही समय से पहले से ही उस चीज को नष्ट करने का एक प्रकार से क्षमताएं हासिल कर ली है। हाल ही में भारत ने जिस प्रकार से अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, उसके अंतर्गत इसकी क्षमताओं के महत्व को आप समझ सकते हैं। इसी तरह से उस समय, यानी प्रारंभिक जेट युग में, विमानों में, लड़ाकू विमानों में आपको केवल मशीन गन और अनगाइडेड रॉकेट ही देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर विमानों को किसी प्रकार का कोई टारगेट भेदना हो, तो बंदूक की तरह, यानी मशीन गन का इस्तेमाल करके नजरों से ही, आंखों से ही उस टारगेट को भेदना होता था। और अनगाइडेड रॉकेट होते थे, यानी जब रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो अपने हिसाब से टारगेट को ट्रैक नहीं कर सकते थे, बल्कि उनको दिशा देनी पड़ती थी, उनको छोड़ते थे और वो अपने एक ही दिशा में जाकर के टारगेट को भेदने का प्रयास करते थे। इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी अपनी सीमाएँ थी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि टारगेट चूक जाए और इस बात की संभावनाएँ बेहद ज़्यादा होती थी, क्योंकि केवल मशीन गन और अनगाइडेड रॉकेट ही इनमें होते थे। इनकी गति और ऊँचाई भी सीमित थी, डिज़ाइन और निर्माण बेहद सरल था। इसके अगर कुछ उदाहरणों पर बात करें, तो जैसे अमेरिका के F-86 सैब्रे को आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं, सोवियत संघ के मिग-15 को इसके अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम का ग्लॉस्टर मेटियोर भी इसी के अंतर्गत आएगा और दासोल्ट ओरेगन भी इसी के अंतर्गत आएगा। फिर आती है दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी का समय है 1950 का दशक, 1950 से 1960 का दशक। इसमें हम सुपरसोनिक जेट्स देखते हैं, यानी आप कह सकते हैं सुपरसोनिक लड़ाकू विमान देखते हैं। ऐसे लड़ाकू विमान देखते हैं जिन्होंने ध्वनि की गति को के बराबर की गति हासिल कर ली। जब हम ध्वनि की गति की बात करते हैं, तो ध्वनि की गति सामान्य तौर से, सामान्य जो वातावरण रहता है समुद्र तल के ऊपर, उसमें कितनी मानी जाती है? ध्वनि की गति लगभग मानी जाती है 1235 किलोमीटर पर आवर। यानी अब हमारे जो जेट्स हैं, हमारे जो लड़ाकू विमान हैं, उन्होंने 1235 किलोमीटर पर आवर या इससे अधिक की स्पीड पकड़ ली। और 1235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हम किस नाम से जानते हैं? मैक 1 के नाम से जानते हैं। तो इस पीढ़ी के लड़ाकू विमानों ने सुपरसोनिक गति को प्राप्त किया। साथ ही इस समय मूलभूत रडार प्रणाली का भी विकास हो गया। एक ऐसी रडार प्रणाली का विकास हुआ जो रेडियो तरंगों के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकती थी। लेकिन इसको ये नहीं पता होता था कि वो वस्तुतः ऑब्जेक्ट का आकार क्या है, वो किस गति से आ रहा है या वो कितनी दूरी पर स्थित है। इसलिए इसकी भी कुछ सीमाएँ थी, लेकिन मूलभूत रडार प्रणाली का विकास हुआ। साथ ही विमानों में एयर टू एयर मिसाइलों की भी शुरुआत हो गई थी। एयर टू एयर मिसाइल का उपयोग करके आप किसी दूसरे विमान पर हमला कर सकते थे
उसके सिस्टम को गिरा सकते थे। ये एक महत्वपूर्ण प्रणाली की शुरुआत दूसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में देखने को मिलती है और इसी का एक उदाहरण है AIM-9। इसी प्रकार से युद्ध में रडार की भूमिका इस दौरान महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि भले ही इसकी सीमाएं थी, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को यह पहचाना जा सकता था कि कोई ऑब्जेक्ट दूर से आ रहा है और उससे पहले ही बचने के एक प्रकार से प्रबंध करने की शुरुआत हो जाती थी। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे सोवियत संघ का MiG-29, F-104 स्टार फाइटर अमेरिका का, फ्रांस का मिराज थर्ड और यूनाइटेड किंगडम का इंग्लिश इलेक्ट्रिक लाइटनिंग इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगर हम अगली पीढ़ी की बात करें यानी तीसरी पीढ़ी की बात करें, तो हमें लड़ाकू विमानों में फाइटर जेट्स में एक मल्टी रोल क्षमता की शुरुआत देखने को मिलती है और इसका समय है 1970 का दशक। यानी 1970 से लेकर के 1980 के दौरान हमें इस तरह के विमान फाइटर जेट्स देखने को मिलते हैं। इसमें हमें देखने को मिलता है कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरह के हमलों की क्षमता लड़ाकू विमानों ने हासिल कर ली। साथ ही डिजिटल एवियोनिक्स की भी शुरुआत हुई। जब हम एवियोनिक्स की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को अभिव्यक्त करता है और जब हम एवियोनिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की बात करते हैं, तो इसमें कई तरह की चीजें आती हैं। जैसे इसमें नेविगेशन सिस्टम, नौवहन सिस्टम इसके अंतर्गत आ जाता है। यानी किस दिशा में किसी विमान को जाना है उसकी पूरी प्रणाली इसके अंतर्गत आ जाती है। इसके अलावा इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम इसी के अंतर्गत आ जाता है, संचार प्रणाली इसके अंतर्गत आ जाती है। जो आपकी हथियार प्रणाली है वो भी इसके अंतर्गत आ जाती है। इनके बारे में अगर आपकी सारी सूचना कंप्यूटराइज्ड कर दी जाए तो वो सूचना क्या कहलाती है, आपने डिजिटाइज्ड कर दिया और इसी चीज को हम कहते हैं डिजिटल एवियोनिक्स। इसी प्रकार से फ्लाई बाय वायर सिस्टम, फ्लाई बाय वायर, और जो वायर शब्द है यहाँ वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को ही अभिव्यक्त करता है। यानी जब आप उड़ रहे हैं तो आपके सामने जितनी भी चीजें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डिजिटाइज्ड फॉर्म में आपके सामने है और इससे आपको त्वरित गति से निर्णय लेने और अपने जितना भी योजना बनानी है, रणनीति बनानी है, उसके बारे में निर्णय लेने में आसानी होती थी। इसी प्रकार से बेहतर थ्रस्ट टू वेट अनुपात की भी शुरुआत हुई। इसका मतलब क्या है, यानी यहां पर देखा आपने वेट शब्द आया है, यानी विमानों के वजन के आधार पर किसी को कितना बूस्ट किया जा सकता है इंजन के माध्यम से, उसके एक अनुपात की शुरुआत हुई। मान लिया किसी विमान का जो वजन है वो 10,000 किलोग्राम है और उसका जो इंजन है वो 12,000 किलोग्राम को थ्रस्ट दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो अनुपात है वो 1 से ज्यादा है और इस प्रकार से किसी विमान को तेजी से आगे बढ़ाने की इंजन की जो क्षमता है उसका अंदाजा लगता था। तो बेहतर थ्रस्ट टू वेट अनुपात की यहाँ पर शुरुआत होती है तीसरी पीढ़ी में और यहाँ जो फाइटर जेट्स हैं उनकी जो भूमिका थी वो मल्टी रोल भूमिका थी, मल्टीपल भूमिका थी, बहु भूमिका युद्धक क्षमता उन्होंने हासिल कर ली थी। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे अमेरिका के फैंटम सेकंड को, F4 फैंटम सेकंड को आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। फ्रांस के मिराज F1 को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है और सोवियत संघ के MiG-23 और MiG-27 को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। इसके बाद कुछ उन्नत पीढ़ी हमें देखने को मिलती है 1980 के दशक में, जिसको हम पीढ़ी 3.5, जनरेशन 3.5 के रूप में व्याख्यात कर सकते हैं और इस समय एक नए रडार, एक उन्नत रडार सिस्टम की शुरुआत होती है जिसको हम पल्स डॉपलर रडार सिस्टम कहते हैं। ये रडार सिस्टम रेडियो तरंगों के माध्यम से किस तरह की पहचान करता था, मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है या कोई भी मिसाइल आ रही है या कोई अन्य लड़ाकू विमान आ रहा है, तो वो पल्स के माध्यम से उसकी दूरी की गणना कर लेता था, यानी उसकी दूरी कितनी है इसकी पहचान कर लेता था। साथ ही डॉपलर के माध्यम से उसकी गति की भी पहचान कर लेता था और जितने भी आवश्यक निर्णय होने होते थे अपने बचाव में वो त्वरित गति से लेने की इसकी क्षमता होती थी। इसी प्रकार से ग्लास कॉकपिट की शुरुआत हुई, जिसको आप डिजिटाइज्ड स्क्रीन प्ले सिस्टम के रूप में व्याख्यात कर सकते हैं। यानी आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती थी वो आपके एक प्रकार से कंप्यूटर पे पूरा एकीकृत रूप में आपके सामने आ जाती थी और आप त्वरित गति से निर्णय ले सकते थे। सीमित बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की शुरुआत हुई। ऐसे मिसाइलों की शुरुआत हुई, ऐसे मिसाइलों को इंजेक्ट किया जा सकता था, रखा जा सकता था, जो हमारी आंखों से दूर के ऑब्जेक्ट को भेदने में सक्षम होते थे, लेकिन बहुत ज्यादा क्षमता नहीं होती थी, इसलिए इसको सीमित नाम से, लिमिटेड नाम से संबोधित किया गया है। इसी प्रकार से डिजिटल सिस्टम से लैस पुराने जेट्स को अपग्रेड किया गया। आप देख सकते हैं कि इस पीढ़ी में डिजिटल सिस्टम की बहुत बेहतर तरीके से शुरुआत हुई पीढ़ी 3.5 में। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, MiG-23 MLD जो कि सोवियत संघ से संबंधित था, अमेरिका का F4E, F5E टाइगर सेकंड,
फ्रांस का मिराज F1 सिटी और भारत का मिग 21 बाइसन भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर शुरुआत होती है PD4 की, जो 1990 के दशक से इसकी शुरुआत हुई और इसने डिजिटल क्रांति और स्टील्थ टेक्नोलॉजी के माध्यम से फाइटर जेट्स की भूमिका को बहुत ज्यादा, फाइटर जेट की जो क्षमताएं थी, जो उसकी मारक क्षमता थी, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। डिजिटल क्रांति के माध्यम से आप फाइटर जेट्स में इस प्रकार की सूचनाओं को एक साथ संग्रहित करने, इंटीग्रेट करने, उनका प्रयोग करने में सक्षम हो गए, जो एकीकृत रूप में आपको त्वरित त्वरित गति से निर्णय लेने में सक्षम बनाती हो। यानी अलग-अलग नेटवर्क का आप प्रयोग कर सकते थे। एक ही लड़ाकू विमान दूसरे लड़ाकू विमान को इंफॉर्मेशन दे सकता था, ग्राउंड स्टेशन को इंफॉर्मेशन दे सकता था, दूसरे ड्रोन से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता था और इंटीग्रेटेड रूप से निर्णय लेने में सक्षम था। यानी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की शुरुआत हुई। डिजिटल एवियोनिक्स की क्षमता और ज्यादा बढ़ गई, इसको हमने समझ ही लिया है। सूचना आधारित युद्ध प्रणाली की भी शुरुआत हो गई। डेटा और इंफॉर्मेशन को एक बहुत बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरुआत शुरुआत हुई और जिस प्रकार से सारी सूचनाएं डिजिटल फॉर्म में एक साथ एकीकृत करके, उनका प्रबंधन करके और उनके माध्यम से किसी निर्णय को लेने की क्षमताएं विस्तारित होती चली गई, उससे फाइटर जेट्स की मारक क्षमताओं में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ। जेट अब अकेले नहीं थे, बल्कि वो पूरे नेटवर्क का हिस्सा बन गए। यानी चाहे वो ग्राउंड स्टेशन हो, अन्य प्रकार का पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, ड्रोन्स हो, अलग अलग तरह के सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेना, उसको कैटेगराइज करना, डेटा को लेना और उस डेटा को कैटेगराइज करके त्वरित गति से निर्णय लेना, ये सब एक नेटवर्क के माध्यम से संभव हुआ। जेट पूरे युद्ध प्रणाली में एक नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा बने और उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे फ्रांस का मिराज 2000, सोवियत संघ का मिग 29, अमेरिका का FA-18 हॉर्नेट, स्वीडन का जैस 39 ग्रिपन AB और भारत का तेजस MK1 भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। एक और श्रेणी 4.5 की है, एक और पीढ़ी जनरेशन 4.5 है, जो उन्नत चौथी पीढ़ी को बताती है, एडवांस्ड फोर्थ जनरेशन को रिफ्लेक्ट करती है। इसके अंतर्गत आधुनिक रडार सिस्टम का विकास हुआ, अलग-अलग प्रकार की सेंसर का फ्यूजन देखने को मिलता है, चाहे रडार सिस्टम हो, चाहे इंफ्रारेड रेंज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो डिटेक्टर्स हैं, इन सभी को आपस में जोड़ करके इंफॉर्मेशन हासिल करना और किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, उसको भेदने का प्रयास करना, इस तरह का सेंसर फ्यूजन भी हमें लड़ाकू विमानों में देखने को मिला। कम रडार दृश्यता, यानी इस प्रकार की भी लड़ाकू विमानों की क्षमताएं डेवलप हुई। उनका डिजाइन इस प्रकार से किया गया, उनमें इस प्रकार की सामग्री कोटिंग का इस्तेमाल किया गया कि वो रडार से निकलने वाली जो रेडियो तरंगे हैं, उसको रिफ्लेक्ट ही न करें, यानी रडार के माध्यम से भी उनका पता न लगे। इस तरह की क्षमताओं का भी विकास हो गया और कुछ पांचवी पीढ़ी की तकनीकों का भी समावेश पीढ़ी 4.5 में हमें देखने को मिलता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे रूस और भारत का मिग 29 SMT UPG, फ्रांस का मिराज 2005, अमेरिका का ब्लॉक F-16 ब्लॉक 50-52 प्लस, भारत का तेजस MK1A और इसी प्रकार से 39 ग्रिपन CD और दासोल्ट रफाल जो फ्रांस से संबंधित है, ये 4.5 पीढ़ी में आ जाएंगे। पांचवी पीढ़ी में लड़ाकू विमानों में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे पूर्ण स्टील्थ टेक्नोलॉजी, यानी ये किसी भी प्रकार के सेंसर टेक्नोलॉजी से बचने में सक्षम है और अपने टारगेट को भेदने की जो इसकी क्षमताएं हैं वे बेहद ज्यादा हैं और ये हर तरह के, आप कह सकते हैं कि सेंसर सिस्टम से, रडार सिस्टम से बचने में सक्षम होते हैं। अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टील्थ डिजाइन होता है, रडार से बचने की इनकी क्षमता होती है, सेंसर फ्यूजन बहुत उच्च स्तर का है, सुपर क्रूज यानी बहुत ही रडार सिस्टम से बचने के लिए सतह के नीचे-नीचे ये बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण इन्हें क्रूज के रूप में परिभाषित किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित प्रणालियों का इनमें उपयोग हो रहा है और इनकी जो नेटवर्क शुद्ध युद्ध क्षमता है, वो बहुत ज्यादा है और इसके अंतर्गत आप हिंदुस्तान और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित जो एडवांस्ड हमारा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का, इसके अंतर्गत उसको आप रख सकते हैं। इसी प्रकार से अमेरिका का F-22 रैप्टर, अमेरिका का ही F-35 लाइटनिंग सेकंड, रूस का सुखोई 57 फिलॉन
और चीन का चेंगडू J20 इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये 5 पीढ़ियों के बारे में हमने सामान्य जानकारी हासिल कर ली है। इसमें एक पीढ़ी हमने 3.5 भी जानी और एक 4.5 भी जानी। एक प्रकार से 7 हिस्सों में हमने इस पूरे प्रोग्राम को कैटेगराइज़ किया है। अब आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? फाइटर जेट्स में सेंसर फ्यूज़न और सुपर क्रूज़ किस पीढ़ी की विशेषताएँ हैं? आपके सामने ऑप्शन है 4.5 यानी जो साढ़े 4वीं पीढ़ी है वो, दूसरी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी या पहली पीढ़ी? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।